आपका तीसरा हिमालय साहित्य सीजन सम्मान 2025 से डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा नवाजे गए। ऊर्जस्वी व्यक्तित्व की बहुज्ञता और बहुमुखी कृतित्व के आलोक से उद्भासित एआई विशेषज्ञ, गंभीर शोधकर्ता व गजलकार डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा विज्ञान विषयक अपने लेखन द्वारा हिंदी साहित्य को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के नवीनतम अनुसंधानों एवं तकनीक के क्षेत्र में विकसित महत्वपूर्ण उपलब्धियों से लगातार हिंदी साहित्य के ज्ञान भंडार बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयास करते आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को उनकी विपुल साहित्य सृजन एवं महत उपलब्धियों के मद्देनजर पूर्वोत्तर की एकमात्र वैचारिक हिंदी मासिक पत्रिका की ओर से सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंग मरवाड़ी सेवा ट्रस्ट के सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में आपका तीसरा हिमालय साहित्य सीजन सम्मान 2025 से आज नवाजा गया। पत्रिका के संपादक डॉक्टर आरपी सिंह एवं मंच पर उपस्थित अतिथियों ने सर्वप्रथम उत्तरीय एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर डॉक्टर शर्मा को सम्मानित किया। प्रशस्ति पत्र का वाचन पत्रिका की प्रकाशक रंजू सिंह ने किया। संपादक आरपी सिंह ने डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को सम्मान राशि प्रदान किया, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने पत्रिका के संपादक को सम्मान राशि लौटाते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग पत्रिका के विकास में किया जाना चाहिए। डॉक्टर शर्मा के सम्मान समारोह में देश के कई राज्यों के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा अनुरागी प्रोफेसर एवं छात्रों ने अपनी सार्थक उपस्थिति एवं सहभागिता दर्ज कराकर समारोह को सफल बनाया। समारोह में वरेण्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, मुख्य अतिथि श्री रंजन सरकार, उप मेयर सिलीगुड़ी नगर निगम, विशिष्ट अतिथि श्री रामाश्रय सिंह, पूर्व विधायक बिहार, सीबी कार्की, पूर्व मंत्री सिक्किम, डॉक्टर मृत्युंजय श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी, डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर सुशील कुमार सुमन, डॉक्टर विनय कुमार पटेल, डॉक्टर मधु सिंह, डॉक्टर ज्योति दुबे आदि उपस्थित थे। डॉक्टर तरावती अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री देवेंद्र नाथ शुक्ल ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन किया तथा डॉक्टर आदित्य विक्रम सिंह ने सम्मान समारोह का सफल संचालन किया। कार्यक्रम थोड़ा जल्दी हम शुरू कर रहे हैं और थोड़ा तेज भी करेंगे क्योंकि एक थोड़ा आमूल बदलाव हुआ है। हमारे वरीय अतिथि को थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए हम कार्यक्रम की गति थोड़ी तेज रखेंगे। तो सबसे पहले बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं अपने जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि हैं, वरीय अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं, एक एक करके मंच पर बुलाऊंगा। और मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर तारावती अग्रवाल मैम को मंच पे आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर तारावती अग्रवाल मैम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रंजन जी सरकार सर, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए। इस कार्यक्रम के वरीय अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रामाश्रय सिंह को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए। हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि श्री सीबी कार्की साहब को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए। मैं डॉक्टर मृत्युंजय श्रीवास्तव सर से भी अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए। कृपया जो पीछे बैठे हैं वो अपना स्थान परिवर्तन करते हुए आगे आ जाएं। मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आपका तीसरा हिमालय परिवार के संरक्षक डॉक्टर आरपी सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि समस्त अतिथियों का स्वागत किया जाए।
हमारी अध्यक्षा डॉक्टर तारावती अग्रवाल का सम्मान करें। हमारे यहाँ अतिथियों को सम्मानित करने की एक परंपरा रही है, हम उसका निर्वहन करेंगे। इसी क्रम में मैं मुख्य अतिथि श्री रंजन सरकार साहब का भी सम्मान करने के लिए आरपी सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि दादा इसी क्रम में आज के वरीय अतिथि एवं पुरस्कृतकर्ता लेखक डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा के सम्मान हेतु मैं आरपी सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि वो आए और डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा का सम्मान करें। मंच पर उपस्थित श्री रामाश्रय सिंह सर का सम्मान हेतु मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आरपी सिंह सर से। कृपया एक लोग सवाल लेके यहाँ खड़े हो जाएं जिससे जल्दी हो जाए, बार बार वहां आना जाना उसमें समय बर्बाद हो रहा है। मैं डॉक्टर मृत्युंजय श्रीवास्तव के सम्मान हेतु आरपी सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि मृत्युंजय श्रीवास्तव सर का सम्मान करें। मैं सीबी कार्की सर के सम्मान हेतु अनुरोध करूंगा आरपी सिंह सर से कि सीबी कार्की सर का सम्मान करें। बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए मैं अनुरोध करता हूं, सर्वप्रथम श्रीकांत द्विवेदी जो कि हमारे अग्रज भी रहे हैं और आजकल मेदिनीपुर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं, उनके सम्मान हेतु मैं अनुरोध करता हूं आरपी सिंह सर से। मैं संजय राय जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए, जो कोलकाता विश्वविद्यालय के जयपुरिया कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर आरपी सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि उनका प्रस्ताव करें। मैं सुशील कुमार सुमन से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए। डॉक्टर सुशील कुमार सुमन कूच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। मैं मधु सिंह से अनुरोध आग्रह करता हूं कि वो मंच पे आए, जो कोलकाता विश्वविद्यालय के खुदीराम बोस कॉलेज के अध्यापिका हैं। मैं ज्योति दुबे मैम से अनुरोध करता हूं, आप बहुत दूर से आए हैं, आप मगध महिला महाविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एक लंबे समय तक सिलीगुड़ी में हमारे परम प्रिय रहे और आजकल सिलीगुड़ी छोड़ के हासीमारा चले गए। हासीमारा कॉलेज में सहायक प्राध्यापक विनय पटेल सर से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और उनका स्वागत किया जाए। आप हासीमारा कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं और ये सभी लोग हिंदी पढ़ाते हैं। मैं स्वागत अधिक समय न लेते हुए स्वागत वक्तव्य हेतु
डॉक्टर आरपी सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत वक्तव्य दें। सम्माननीय मंच, आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी, जो आज हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं, मंच पर आसीन माननीय अध्यक्ष डॉक्टर तरावती अग्रवाल, सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर, मेरे अनुज श्री रंजन सरकार जी एवं मेरे मित्र श्री सीबी कार्की, जो सिक्किम सरकार में पहले पूर्व सूचना मंत्री, ग्रामीण उद्योग विकास मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही विभिन्न कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से पधारे हमारे साथियों, आज का कार्यक्रम काफ़ी गरिमामय है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। आजकल आप एआई के बारे में जानते हैं, एआई की बड़ी चर्चा है और मैं समझता हूँ तथाकथित ईश्वर कृत मनुष्यों से अधिक सक्षम विज्ञान ने इस एआई को निर्मित किया है। श्री सुनील कुमार जी उसके बड़े ज्ञाता हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी इस विद्वता के कारण ही, विशेषता के कारण ही भारत सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दे रखी है। वो भारतीय रेलवे में एक वो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय जी को, जो भारत सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और आज हमारे मंच को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से पधारे शिक्षानुरागी आप सभी लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम की सफलता की मैं कामना करता हूं। मुझे सिर्फ 2 मिनट का ही समय मिला है आज वक्तव्य रखने के लिए, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आदित्य जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आग्रह करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका, जो कि इस वर्ष नवंबर में 17वें वर्ष में पहुंच चुकी है, उसके लोकार्पण के लिए हमारे अतिथियों से अनुरोध करता हूं, आरपी सिंह सर से अनुरोध करता हूं कि उस समस्त अतिथियों को एक कॉपी देकर उसका अनावरण करा। यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि पत्रिका निकालना कितना मुश्किल काम है और ऐसे समय में जब सरकार रोज कोई न कोई बंदिश लगा ही रही है, उसमें कोई पत्रिका निरंतर 17 साल तक चलती रह जाए। बड़े बड़े मीडिया समूहों के पास भी इतनी पत्रिका नहीं चल रही है। आजकल साहित्यिक पत्रिकाओं का क्या हाल है, तो आप उसमें देखें। मैं देवेंद्र नाथ शुक्ल सर से अनुरोध करता हूं कि वो भी आ जाएं। इसके लिए समस्त रूप से डॉक्टर आरपी सिंह बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि उनके अथक प्रयास से ये पत्रिका पिछले 17 साल से लगातार निरंतर निकल रही है और इसका तेवर भी क्रांतिकारी है। जो हम एक शब्द यूज करते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला, तो वो मिजाज भी आपको इस पत्रिका के कई लेखों में देखने को मिल जाएगा। अकेले एकला चलो रे की पद्धति पे क्रांतिकारी पद्धति अपनाते हुए मैं डॉक्टर आरपी सिंह को बहुत बहुत बधाई दूंगा और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत हमारे पास समय नहीं है कि हमारे पास
समय बहुत कम है, मैं अपने मित्रों में सबसे पहले आग्रह करता हूँ अपने अग्रज श्रीकांत द्विवेदी से कि वो आए और संक्षेप में, चूंकि जिसको पुरस्कार मिल रहा है तो ये हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसको जस्टिफाई करें। ये पहले पुरस्कार देने का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता। कम से कम हमारे श्रोता ये तो जान जाएं कि जिसको पुरस्कार दिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है। तो मैं श्रीकांत द्विवेदी सर को अनुरोध करता हूँ तो आए और अपनी बात रखें, बस थोड़ा संक्षेप में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। मंच पर विराजमान आज की इस आपका तीसरा हिमालय साहित्य सम्मान के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि और वरीय अतिथि सबको अभिवादन। साथ ही मेरे सामने बैठे हुए जो मित्र हैं, सुशील जी हैं, विनय जी हैं, संजय जी हैं, पांडे सर हैं, मधु हैं, सबको और जितने भी साहित्य सभागार में साहित्य प्रेमी हैं सबके प्रति अपना अभिवादन समर्पित करता हूँ। मुझे सुनील जी के संदर्भ में कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी बात मैं शुरू करता हूँ आचार्य शुक्ल का एक निबंध संग्रह है चिंतामणि। उस संग्रह में आचार्य शुक्ल इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वह कहते हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। जब हम इस वाक्य पर या इस विन्यास पर विचार करते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए जब हम डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी के साहित्य पर विचार करते हैं तो मुझे ये बहुत ही सटीक लगता है। इसका कारण ये है कि सर ने जो गद्य की पुस्तकें लिखी हैं उसमें 3 की 3 पुस्तकें हैं, जिसमें उद्योग 4.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अध्ययन और चैट जीपीटी एक अध्ययन। तीनों में ही जो है वो बुद्धि का बहुत ही महत्व है। दोनों जो है मैंने वो ये तीनों पुस्तकों में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से आज के समय में जो टेक्निकलिटी है उसको जानते हुए समझते हुए किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सर ने जो उनकी पहली पुस्तक है उद्योग 4.0 उसमें उन्होंने चारों औद्योगिक क्रांति की बात करते हुए वो इस पर चौथे पर आते हैं और यह बताते हैं कि किस तरह से 2002 के बाद जो है वो हमारा समाज जो डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, इसकी वो चर्चा करते हैं। साथ ही साथ मैंने एक तरह से जब तीनों पुस्तकों को हम देखते हैं तो एक तरह से वो उसका क्रमिक विकास जो है वो दिखाई पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, जिसमें यह बताते हैं कि जो यंत्र है वह मानव के व्यवहार को देखते हुए उसका अनुकरण करता है और जब जो उसकी माने अगली कड़ी के रूप में है वो ये है कि चैट जीपीटी जो है वो मानव के साथ एक तरह से उसका माने बातचीत करने की प्रक्रिया है, जहाँ वो ये बताते हैं कि माने मनुष्य जो है वो अपने टेक्स्ट के माध्यम से, अपने चैट के माध्यम से जिस विषय पर या जिस तथ्य पर उससे बात करना चाहता है वह उसके लिए सक्षम है। इसमें जो मुझे एक बात लगती है सर के संदर्भ में कि जब सर के गद्य को देखा जाए, जो मैं समझ पाता हूँ, तो सर का गद्य लेखन जो है एक तरह से उनका वो प्रेम प्रदर्शित करता है। लेकिन जब सर की हम कविताओं पर या गज़ल पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वह प्रेम जो है वह पुष्पित और पल्लवित होकर के वहाँ जो है वो अभिव्यक्त हो रहा है। जहाँ उनके गद्य लेखन में सर से विस्तार है, फैलाव है, प्रसार है, वहीं उनके जो कविता लेखन है, जो पद्य लेखन है, उसमें आप ये पाएंगे कि किस तरह से वो एकदम कसावट है और एक
सटीकता के साथ वह आपकी अपनी बात जो है वो उसमें कविताओं में रखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैंने चैट जीपीटी या फिर एआई ने हमें किस तरह से प्रभावित किया है, हमारे आगे बढ़ने में वह किस तरह से एक तरह से सक्रिय भूमिका मैंने अदा कर रही है, इससे आप सब वाकिफ होंगे। आप बड़े मिनटों में या सेकेंडों कुछ सेकेंडों में एक दूसरे से बातचीत कर ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर ले रहे हैं, तमाम जो चीज़ें आपके साथ साथ वो फ़ोन में चल रही हैं उसको आप उपयोग में ला पा रहे हैं। इन्हीं सारी बातों को कि माने वो इसका प्रक्रिया क्या है, उसके तत्व क्या है, उसके घटक क्या हैं, उसकी एक तरह से प्रयोग क्या है, उसके प्रयोग करने में सावधानियां क्या हैं या समस्याएं क्या हैं, इन तमाम बातों पर सर जो है वो बड़े ही विस्तार ढंग से इन पुस्तकों में चर्चा करते हैं। वो एक जगह है मैंने ये लिख दिखाते हैं कि मैंने जो इन चीज़ों का जो तकनीकी है उसका उद्देश्य क्या है। वो एक तरह से यह है कि मैंने ये जो मशीनें हैं या ये जो यंत्र हैं, यह यंत्र जो है वो मानव के तर्क, मानव की जो सीखने की मैंने तर्क है, जो सीखने की चीज़ है, वो जो समस्याएं हैं, जो समाधान है और जो उसकी निर्णय लेने की जो शक्ति है कि कैसे मानव इन सारी चीज़ों से निकल करके आगे बढ़ता है। चैट जीपीटी एक तरह से इसी का एआई जो है वो एक तरह से इसी का अनुकरण करती है और इसी के इसी के उस पर वो काम करते हैं। इसमें सब चीज़ें दिखाया है कि एआई जो है वो हमारे लिए माने उसमें समस्या कहाँ है। जैसे उसमें दो तीन चीज़ें हैं, जैसे एक तो उसमें है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है नैतिकता। यह दोनों चीज़ें जो है वो माने एआई की पहुंच से अभी जो है वो दूर है। तो सर की यह संभावना है, मैंने पुस्तक में ये सर इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे ही माने इस तरह की चीज़ें जो है वो एआई या जीपीटी के माध्यम से यह यंत्र जो है वो सीख लेगा, वैसे ही मनुष्य के लिए जो है चुनौतियाँ जो है और अधिक बढ़ जाएंगी। जैसे आपने बहुत सारी जगहों पे देखा, अभी मेरे एक मित्र मॉस्को गए थे समूह, तो उन्होंने बताया कि वो बने वहाँ एक रोबोटिक चीज़ है जो बने चाय ऑर्डर करने के बाद वो जो है आपको खुद ही निकाल करके वो दे रही है, या तमाम ऐसे यानी कार पर भी इस तरह के रिसर्च हो रहे हैं और वो बहुत सफल हो चुका है कि वो बिना ड्राइवर के वो जो है वो चीज़ें चल जाएँ या जो इस तरह की बात हो रही है। तो सर की संभवतः ये तीनों पुस्तकें जो है वो इस बात पर इस तरफ इशारा करती हैं, लेकिन सर एक चीज़ के माने हमेशा इस पर ध्यान दिलाते हैं या सतर्क रहते हैं कि इन चीज़ों से बचकर भी रहने की आवश्यकता है, उस लिहाज से कि इसका प्रयोग जो है वो किस ढंग से करना है, इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो माने ये हमारे लाभ के लिए नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारे तरीके के फ्रॉड जो है इस पर चलते रहते हैं। और एक चीज़ और इसमें मैंने पढ़ने के दौरान मुझे मिला कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे बुद्धि को एक तरह से पढ़ने का काम करती हैं। आप फेसबुक या तमाम तरह के सोशल साइट्स जो है वो चलाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जैसे जिस विषय या जिस चीज़ को लेकर के आप कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, वो कुछ समय के पश्चात जो है आपकी माइंड को रीड करते हुए उसी तरह की चीज़ें जो है आपको उपलब्ध कराता है। तो ये एक तरह से विज्ञान और इसके प्रयोग और चैट जीपीटी ये इस तरफ जो है वो संकेत करता है। सर का एक संग्रह है हद या अनहद। उस संग्रह में सर जो है वो मानवीय जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं के विविध पहलुओं पर जो है वो बातचीत करते हैं। सर जो है वो एक जगह एक नई तरह की माने सजीवता को जन्म देते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। इसमें वो लिखते हैं वो प्रश्न जो है वो पाषाण नहीं होते, माने जो चीज़ मानव
जहाँ तक सोच रहा है या मानव जहाँ तक विचार कर रहा है, मनुष्य आज यंत्रवत जो है व्यवहार कर रहा है, वहाँ सुनील कुमार शर्मा जी जो है वो उस पाषाण में भी कैसे वह सजीवता या वह जीवंतता देखते हैं कि उसमें भी प्रश्न जो है वो उस रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इसमें और बहुत सारी बातें हैं जहाँ कवि जो है इन सारी चीज़ों को टटोलता है। यह संग्रह जो है वो लगभग 6 भागों में उन्होंने इसको समाहित किया है। एक नए तरह का प्रयोग है जो नए पंथ के अंतर्गत जो है वो दिखाई पड़ता है। नए पंथ लगना मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो उड़ान भरने से या उसमें से इस तरह की प्रक्रिया जो है वो निकल करके आती है। यहाँ नए पंथ के अंतर्गत सर ने जो तकनीकी शब्दावलियाँ हैं उन पर कविताओं जैसे गोगल भाई या इस तरह की कविताएँ जो है उन्होंने रची हैं, जो उनकी संवेदनशीलता, उनकी कल्पनाशीलता को एक तरह से प्रस्तुत करती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बातें तो और भी हैं, लेकिन समय की सीमा है, तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बाकी और सबको भी सुनना है, तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भैया। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर संजय को, जो खुद भी कवि हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो एक कवि दूसरे कवि को कैसे देखता है, इसको देखना हमें लाजमी है। बस अनुरोध है कि थोड़ा संक्षेप में रहे। बहुत संक्षेप में। आदरणीय मंच और उपस्थित विद्वज्जन मित्रों, बहुत संक्षेप में 2-4 बातें करनी है कि कविता पर। डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए। और जो 2-1 बातें मैं करना चाहता हूँ वो इस तरह से है कि आज एक कवि के रूप में, कविता पढ़ते हुए कविता के पाठक के रूप में जब मैं देखता हूँ तो मुझे 2 तरह की कविताएं दिखती हैं। एक है अस्तित्व बोध की कविताएं और दूसरी है सौंदर्य बोध की कविताएं। अस्तित्व बोध की कविताओं में अस्तित्व को लेकर चिंतन विमर्श ये चीज़ें शामिल हैं। बाकी जितनी कविताएं हैं मैं कोशिश करता हूं कि उनको सौंदर्य बोध की दृष्टि से देखा जाए। डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा के पास जो कविताएं हैं उनमें संघर्ष है, सवाल है, संबंध है, तकनीकी शब्दावलियाँ, तकनीक के प्रयोग हैं। इन सभी को अगर आप देखने की कोशिश करें तो वो अस्तित्व बोध की कविताएं तो नहीं हैं, वो सौंदर्य बोध की कविताएं ही हैं। अगर आप जीवन संघर्ष को भी देखना चाहें तो जीवन संघर्ष भी दरअसल सौंदर्य बोध के अंतर्गत आता है, वो अस्तित्व बोध नहीं है। इसलिए मुख्यतः जो कविताएं हैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा की, वो सौंदर्य बोध की कविताएं मुझे लगती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 3 मुख्य चीज़ें जो मुझे दिखती हैं वो है सवाल, प्रश्न, दूसरा संबंधों पर बहुत कविताएं हैं इस संग्रह में, और तीसरा तकनीक। आज जिस समय में, जिस राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति में जी रहे हैं हम, बिना सवालों के हम उनसे टकरा नहीं सकते, और सवालों के साथ ही कोई नया रास्ता हमें मिल सकता है। इसलिए सवाल महत्वपूर्ण है। जैसा कि सर ने अभी कहा, वो पाषाण नहीं है। दूसरी चीज़ संबंधों की बात है, तो आप देखिए मुख्यतः हिंदी की कविता मध्य वर्ग से ही आ रही है, और संबंधों का जो वैभव है वो मध्यवर्गीय समाज में ही बचा हुआ है। इसलिए संबंधों पर कविताएं काफ़ी हैं, और यही कारण है कि डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा के यहाँ भी संबंधों पर कविताएं आती हैं। एक तीसरी बात जो मैं तकनीक पर करना चाहता हूँ, और बहुत उस पर ध्यान दिलाया, एक कविता है डिजिटल उपवास। आप बहुत ध्यान से देखिए तो उपवास हमारे यहाँ मतलब एक रीत के रूप में, एक धार्मिक कर्मकांड के रूप में रहा है। लेकिन जब आप डिजिटल उपवास की बात करते हैं तो हम
अपने समय में जिस तरह से फंसे हुए हैं, मैंने मोबाइल स्क्रॉल करते हुए घंटों बिता देना, ये सोच के कि आधे घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ही मोबाइल पर गए और घंटों बीत गए हमको पता ही नहीं चलता है। ऐसे समय में डिजिटल उपवास की बात करना बहुत ज़रूरी मामला है। एक दिन फ़ोन छोड़ के रहना बहुत मुश्किल काम है आज, लेकिन ये ज़रूरी काम भी बन गया है, क्योंकि हम एक तरह से बाकी जो नशे की चीज़ें हैं उससे ज़्यादा इस नशे से ग्रस्त हैं, डिजिटल नशे से ग्रस्त हैं, इसलिए डिजिटल उपवास की ज़रूरत है। ये इन सभी बातों के साथ जो मुख्य चीज़ है कि एक कवि अपने समय की तमाम ज़रूरी चीज़ों को और ऐसी चीज़ें जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, इन पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को बहुत बहुत बधाई। बहुत बातें हैं, आगे फिर बात की जाएगी, समय कम है, पीछे खड़े हैं भाई साहब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। मैं अब डॉक्टर सुशील सुमन को बुलाना चाहूँगा। सुशील सुमन प्रखर आलोचक हैं, हालांकि लिखते कम हैं, लेकिन जो भी लिखते हैं वो काबिल तारीफ रहता है। डॉक्टर सुशील सुमन, बस थोड़ा सा समय का ध्यान देंगे कि समय का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। हम लोगों को भी इल्म है कि सबकी फ्लाइट है और उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना है। मंच पर उपस्थित विद्वत्जन, सम्मानित अतिथिगण और सभागार में बैठे हुए सुधी श्रोताओं साथियों, सबसे पहले तो डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी को पिस्ता हिमालय साहित्य सृजन सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। और यहाँ हम लोग इनके जो बहुत विविध जो इनका लेखन कर्म है, जहाँ टेक्नोलॉजी भी है, कविता भी है, कह सकते हैं कि गद्य और पद्य दोनों में एक समान गति है, तो उसको लेकर के हम लोग बातचीत करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। और मुझे जो जवाबदेही दी गई है कि कविताओं पे कुछ मैं अपनी बातें रखूँ, और संजय भाई ने भी कविताओं की बात रख दी है, उसी संग्रह में मुझे भी बात करनी थी, और श्रीकांत भैया ने भी कुछ इशारा किया था, तो दोहराव की भी संभावना है। बावजूद इसके मैं 2-4 कविताओं के माध्यम से कुछ बातें कहने की कोशिश करूँगा। तो पहली बात जो मुझे सबसे ज़रूरी बात दिखी संग्रह में हद या अनहद में, कि जो इसकी शुरुआत ही है उसमें पहले हिस्से में 3-4 कविताएँ प्रश्न से संबंधित हैं, सवाल के विविध कोणों पर बातचीत करती हुई कविताएँ हैं। और हम सब जानते हैं कि अभी जो हमारा समय है उसमें सवाल उठाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। जैसे ही आप सवाल उठाते हैं, चाहे किसी भी किस्म की सत्ता से सवाल उठाएं, सवाल जब भी उठता है तो सत्ताएं डगमगाने लगती हैं, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता हो या पितृ सत्ता हो। तो किसी भी समय में ये 3 तरह की सत्ताएं सबसे ज़्यादा प्रभावी रही हैं हर युग में, और हमारे युग में भी हमेशा की तरह इन तीनों का आपस में एक गठजोड़ है। और जब हम सवाल उठाते हैं तो इतनी हलचल मचती है कि सूली पर चढ़ा दिया जाता है तरह तरह से। तो इस संग्रह में प्रश्न कविता है, और मैं कुछ 1-2 पंक्तियों के माध्यम से ये बातें रखता हूँ कि कवि लगातार सवाल का कितना महत्व है उसके बारे में बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। 2 पंक्ति कोट की गई है कि प्रश्न पाषाण नहीं होते, सजीव होते हैं। उस कविता के अलावा भी सवालों पर यहाँ बात की गई। कुछ जवाब इतने कड़वे होते क्यों हैं? अब तो सवालों की भी नियत होने लगी, बात बढ़ी तो सवालों की भी कीमत होने लगी। तो ये जो सवाल के नियत पर और सवाल को भी कीमत कई बार लगाना, आलोक धनवा कहते हैं कि अब तो हर चीज़ की कीमत होने लगे, लालची लोग है भूलने की भी कीमत मिलने लगी, अपनी कविता में कहते हैं। तो यहाँ पर इन 3-4 कविताओं से गुजरते हुए मुझे लगा सुनील कुमार शर्मा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक सीरीज में कविताएं लिखी हैं, और जो प्रश्नाकुलता है, जो हर एक जीवित समाज के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि उसके भीतर सवाल उठाने का मादा भी होना चाहिए, वह जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए,
उसके दार्शनिक पहलुओं पर भी और सांस्कृतिक पहलुओं पर उन्होंने बातें रखी। तो पहली बात तो मुझे इसके बारे में करनी थी कि यह पहलू मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा जो मामला है वो कविताएं घर के बारे में कई कविताएं। तो ये जो घर जो बदल रहा है और जो फ्लैट संस्कृति आई है और इसमें एक घर जैसा होना, घर की जो एक उसका जो संवेदनात्मक जो उसकी उपस्थिति होती है उसमें जो कमी आई है, उस पर भी इस संग्रह में कई कविताएं हैं। उसमें से एक आध कविताओं का जिक्र करके फिर मैं और दूसरे पहलू पर आऊँगा। एक कविता है जीवन, जो घर को ही संबोधित है। एक ही वर्ष में पड़ोस की जमीन पर उगाई 4-5 और मीनारें, माचिस की डिब्बियों की तरह रख दिए गए फ्लैट के ऊपर फ्लैट। हवा भी यहाँ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाती होगी, गुनगुनाती धूप अंदर आने के लिए बालकनी खोजती होगी। एक अकेले की छत पर चांद थोड़े ही उतर आता होगा, हवा रोशनी आकाश सभी तो बढ़ जाता होगा। अब ये जो एक आज की पीढ़ी जो फ्लैट में ही जन्म ले रही है, उसे पता नहीं इसका आभास हो या ना हो, लेकिन जो हम लोगों की पीढ़ी तक का मामला है, और शर्मा जी हमसे पूर्व पीढ़ी के हैं, कुछ जो हमसे बड़े हैं, जिन्होंने गांव घर का घर देखा है और वह खुलापन देखा है, तो फ्लैट के जीवन में इतनी मतलब हमारे माता पिता रहने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़े माता पिता गांव में पड़े हुए हैं और जो फ्लैट में रहने वाले बच्चे हैं वो लाना चाहते हैं कि हम ला करके यहाँ रखें, लेकिन उस फ्लैट के भौगोलिक जो उसका जो एक सांसत है, उसमें उसकी जो निर्मित में ही एक सफोकेशन है, उसके कारण वो रहने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर कई कविताएं हैं। एक कविता और है घर शीर्षक से, घर की महत्ता के बारे में मैं जल्दी में कुछ बस इशारा कर रहा हूँ, जिससे कि जो हमारे श्रोतागण हैं वो सुनील कुमार शर्मा जी के कवि व्यक्तित्व से थोड़ा बहुत परिचित हो लें, इसलिए मैं कविताओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूँ। घर शीर्षक कविता में कहते हैं कि बेजान नहीं होते घर, इनको भी नजर लगती है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लुट जाते हैं घर। क्या नहीं होता घरों के साथ, जल जाते हैं, नहीं तो जलाए जाते हैं। तो ये हिंसा का जो रूप है हमारे समय में, जब हम देख रहे हैं कि बहुत तरह की परेशानियों के साथ कुछ घर स्वयं जल जा रहे हैं और कुछ को जला दिया जा रहा है, और दोनों ही परिस्थितियों में जवाबदेह तंत्र होता है। जो व्यवस्था होती है, यदि किसी का घर खुद जल रहा है, यानी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उसका घर नष्ट हो रहा है, उसके लिए ही सिस्टम ही जवाबदेह होता है। जैसे कि मैं आमतौर पर कहता हूँ कि मैं किसी भी सुसाइड को भी मर्डर ही मानता हूँ, कि हर आत्महत्या एक तरह से हत्या है। उसी प्रकार से किसी घर का खुद भी खत्म होना जो है, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था उसके इस बात के लिए मजबूर करती है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात है। और इस कविता के आखिर में तो बहुत ही एक मार्मिक पंक्ति है कि जहाँ कहते हैं कि घरों पर बात करना हो तो पूछना उनसे, होते हैं जो बेघर। तो केवल घर में रहने वालों की बात कभी नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ी आबादी जो रेलवे स्टेशनों पर और घुमंतु जो समुदाय है उसके रूप में जो बेघर लोग हैं, तो बेघर लोगों के बारे में कई बार क्या है कि हम किसी संजीदगी से सोचते नहीं, क्योंकि उनसे हमारा उस तरह का निकट का रिश्ता नहीं है। आमतौर पर हम अपने आसपास वालों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी का काम ही है खासियत के उन लोगों के बारे में सोचना और बात करना जहाँ आमतौर पर लोगों की निगाह नहीं जाती। कविता का काम ही है कि हमारे अंतःकरण के आयतन को विस्तृत करें। तो सुनील कुमार शर्मा की कुछ कविताएं या करती हुई दिखाई देती हैं कि जिससे कि हम घर में रहने वाले लोग भी बेघर लोगों के बारे में भी सोच सकें। इन कविताओं में आपको कविता के विन्यास की कमियां दिखाई दे सकती हैं। कई बार आपको काव्य विन्यास बहुत ठोस, बहुत सुगठित नहीं दिखाई देगा, एक अनगढ़पन दिखेगा, जैसा अरुण होता जी ने भी जिक्र किया है अपनी भूमिका में, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। लेकिन संवेदना के धरातल पर ये कविताएं बहुत ही मतलब जेन्युइन संवेदना से पगी हुई कविताएं हैं। और आश्चर्य होता है कई बार कि इतने रेलवे के इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद और जिनका काम काज का इलाका बिल्कुल भिन्न है, लेकिन सुनील कुमार शर्मा जी की निगाह जमीन से जुड़ी हुई है, जमीन पर जो लोग हैं और उनके सुख दुख इनके यहाँ दिखाई। और एक टेक्नोलॉजी में और तकनीकी दुनिया में रहने के बावजूद प्रेम पर भी बहुत अच्छी कविता है। तो तकनीकी दुनिया में रहते हुए और तकनीक का जीवन जीते हुए
एक कवि के भीतर ऐसा नहीं कि उसका हृदय जो है बहुत सुस्त हुआ है, तो वो क्योंकि लोगों के बारे में वही सोचेगा जो प्रेम करेगा। तो एक मानवीय प्रेम की भी बहुत माता पिता तो कविताएं हैं ही, लेकिन मैं एक आम तौर पर जिस तरह की प्रेम कविता की हम मांग करते हैं वैसी भी एक कविता है यहाँ पर, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि इस कविता को पढ़ करके केदार जी की याद आती है। केदार जी की कविता जैसे आता है छिनियों में रस, उस कविता की आपको याद आएगी। पूरी कविता नहीं पाठ करूँगा, समय कम है, लेकिन आना जैसे पतझड़ के बाद बसंत, आना तुम जैसे आती है नदी अपनी धुन में, नहीं हो जिसे फिक्र रंग की, रूप की या फिर किसी की। चली आना तुम चित्रकार की तुलिका में, गढ़ना एक ऐसी नदी जो हो अल्हड़ और मदमस्त, बहती हो अपनी धुन में, नहीं हो जिसे फिक्र जाति की, धर्म की, रूप की या रंग की या फिर किसी सीमा की। तुम आना बारिश की फुहार जैसे, देना भर अंकुरों में जीवन रस, और बन जाना किसानों के होठों की हंसी। अब यह किसानों के होठों की जो हंसी बनना है, कभी अपनी प्रेयसी को संबोधित कर रहा है, लेकिन कभी की संवेदना है कि वह किसान की हंसी के रूप में उसके आने को देखना चाहता है। और किसानों के चेहरे पर हंसी आना कितना मुश्किल काम। आज के समय में हम जान रहे हैं कि किसानों की क्या दशा है। तो किसानों के चेहरे पर हंसी आए, इसकी कामना ये अपने आप में बहुत उदात्त कामना है, और जिसकी बहुत कमी हो गई। कृषकों की जो हालत हमारे यहाँ है, किसानों के जितनी दुर्दशा हो सकती है वैसी ही नीतियाँ बन रही हैं। तमाम किसान आंदोलन हमारे सामने है, नज़र से सामने विगत वर्षों के, बावजूद इसके कभी की चाहत किया है किसानों के चेहरे पर हंसी आए, और अपनी प्रेयसी के आने में भी वो किसानों के चेहरे की हंसी देखना चाहता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का दबाव है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, इस कविता को पढ़ा तो कई कविताओं पर बात कर ली। चलते चलते आखिर में गज़ल तो मुझे बोलना नहीं है, लेकिन एक दो गज़ल प्रेमी हम लोग हैं और पढ़ने सुनने में हम लोगों का बहुत ही मन लगता रहा है। तो अभी पत्रिका पलटते हुए गज़ल पर मेरी निगाह चली, यानी यह बात अभी 2 मिनट की ही है, और वह शेर पढ़ते हुए मतला ही जो है पहला शेर मुझे कबीर की याद आई। आप लोगों को भी याद आएगी, इसलिए मैं एक शेर सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगा। बोलने वाला था सच तो धमकियां मिलने लगी, झूठ कहते ही खनकती थैलियां मिले। ऐसे तो ये पूरी गज़ल ही अच्छी है, लेकिन मैं किसी एक शेर से समाप्त करना चाहता हूँ। अब यहाँ कबीर की याद आती है कि साधो देखा जब बौराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पटियाना। तो कई बार सायास और कई बार अनायास हम अपने पुरखों से किस प्रकार जाकर के जुड़ते हैं कि कहीं पर केदारनाथ सिंह से जाकर के कभी जुड़ता हुआ दिखाई देता है, और कहीं कबीर से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और यह कबीर तक का ही मामला नहीं। अब ईसावास्य उपनिषद का हुआ मंत्र याद करिए, जहाँ उपनिषदकार कहता है कि सत्य का मुख जो है ढका हुआ है सोने के सिक्कों से। तो ये उपनिषद काल से लेकर के अब तक सत्य को लेकर के एक संघर्ष चलता रहा है। सच को का मुंह ढकने की कोशिश की जाती रही है, और उसके लिए उपनिषदकार भी चिंतित था और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहा था उपनिषद के मंत्रों में। कबीर के यहाँ ये बातें दिखाई देती हैं। और आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में सुनील कुमार शर्मा के यहाँ उनकी गज़लों में भी यह चिंता दिखाई देती है। और जब तक सत्य के लिए संघर्ष करते हुए रचयिता हमारे बीच हैं ऐसे, तब तक हम सत्य पर कितना भी पहरा लगा हुआ हो, हम नाउम्मीद नहीं हो सकते हैं। इन्हीं कुछ टूटी बिखरी बातों के साथ आप सबने बोलने का अवसर दिया और सुना, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। हम लोगों के बीच में शहर के सम्मानित व्यवसायी नीमचंद जैन जी का आगमन हो चुका है। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक आरपी सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो उनका सम्मान करें। थोड़ा सा जल्दी। क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया, उसमें हमारी ही गलती है और किसी की नहीं है, लेकिन नीमचंद जैन जी का सम्मान करते हुए आरपी सिंह साहब। दूसरी बात ये कि जिनको हमें सम्मान देना है, थोड़ा सा उनका परिचय हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर सम्मान का कार्यक्रम खत्म करके हम उनको छोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं
संयोजक आरपी सिंह साहब से अनुरोध भी करूंगा कि उस सम्मान की तैयारी कर लें। और दूसरी बात कि बहुत से हमारे सामने बैठे हुए जो अतिथिगण हैं वो डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को कम जानते हैं, मतलब एज अ लेखक या एज अ पोएट। इसके अलावा डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा का मैं एक संक्षिप्त परिचय ये देना चाहूँगा कि ठीक है, आपने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के तहत भारतीय रेल सेवा में बड़े अधिकारी हैं, आजकल CWM हैं, गोरखपुर में पदस्थ हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो एक परिचय है, जैसे मुझे लगता है कि एक सामान्य तौर पे परिचय की बात कही जाए तो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, वहीं जन्म हुआ है, IIT दिल्ली से MTech की पढ़ाई है, उसके बाद UPSC में इन्होंने दो नौकरियां छोड़ी हैं, इंडियन नानिक सर्विसेज को इन्होंने छोड़ा है, इंडियन अकाउंट एंड डिफेंस सर्विसेज को इन्होंने छोड़ा है, और चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहने के कारण वापस फिर ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हैं। इन सब के साथ साथ सुनील कुमार शर्मा का दो व्यक्तित्व है। एक तो वो जो मशीनों से मुठभेड़ करता रहता है, मतलब मैं भी चूंकि उसी फील्ड में हूँ तो मैंने देखा है, आप ट्रेन को ऊपर देखते हैं, ट्रेन की मतलब बहुत देखेंगे तो चढ़ के बैठ जाएंगे सीट पे, ये लोग ट्रेन को ऊपर करके नीचे से देखते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि एक जो काम करने की शैली है, ट्रेन ऊपर बहरों में लगी रहती है और नीचे से जाके एक पुर्जे की जांच करना, जो ट्रेन की सुरक्षा के लिए और चीजों की सुरक्षा के लिए। तो एक सुनील कुमार शर्मा वो है जो ChatGPT लिख रहे हैं, जो AI लिख रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इंडस्ट्री 4.0 लिख रहे हैं, और साथ ही साथ एक अपने तमाम रिसर्च आर्टिकल, तमाम विदेशों में लेक्चर वो दे रहे हैं। और दूसरे सुनील कुमार शर्मा वो जो बुलंदशहर से गीतों की परंपरा लेकर कोलकाता आते हैं, और शुरुआती दौर में इन्होंने खूब गीत लिखे हैं, और उसकी परिणति बहुत बाद में हमें देखने की मिली कि वो गीत फिर कैसे गजलों में ढले। और आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जब मैं इनसे परिचय हुआ था मेरा, तो इनको मैं ये मानता था कि ये मंच के ठीक ठाक कवि हैं। अमूमन हम मंच के कवियों की बहुत बात नहीं करते, लेकिन ये मंच पे बहुत अच्छी कविता पाठ और वो करते थे। फिर आप देखिए कि कैसे आदमी शिफ्ट होता है, उस छंद की कविताओं से छंद मुक्त होना और साथ ही साथ गजल को लिखना, इन दोनों को एक साथ साधना। तो सुनील कुमार शर्मा, हालांकि एक दो चीजें और हैं कि बहुत मितभाषी हैं, बहुत कम बोलते हैं, और कुछ वो जो एक होता है कि बहुत कम मतलब दूसरों से रखने वाले, दुनिया में अपने किताबों में अपने उसमें उसी का नतीजा है कि इतना लिख पढ़ रहे हैं। तो मैं आरपी सिंह सर से अनुरोध करता हूँ कि आपका तीसरा हिमालय सृजन सम्मान के अंतर्गत इस बार का सम्मान उनको प्रदान किया जाएगा। तो स्मृति चिन्ह, पुरस्कार, मतलब सम्मान राशि, इन सब के साथ समस्त अतिथियों से निवेदन है कि डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को ये सम्मान प्रदान किया जाए। सृजन सम्मान 2025 वरण्य ऊर्जस्वी व्यक्तित्व की बहुज्ञता और बहुमुखी कृतित्व के आलोक से उद्भासित डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा माननीय बहुआयामी व्यक्तित्व कृतित्व तथा प्रतिभा
हिंदी में विज्ञान, लेखन, साहित्य, सृजन दोनों पर समान पकड़ रखने वाले दीयमान नक्षत्र परिपक्व अन्वेषक शोधक डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी का जन्म 1 नवंबर 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासू कस्बे में हुआ। आप एक प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार के साथ ही एक सफल कुशल प्रशासनिक उच्च अधिकारी भी हैं। ऐसी दशा में लेखन के ऊंचे मैदान तक पहुंचना कोई सरल कार्य नहीं है। आप वैज्ञानिक और तकनीकी अद्यतन विषयों को हिंदी भाषा में लाने के लिए प्रतिष्ठित एवं चर्चित हैं। आप बाहर से जितने प्रखर हैं, अंदर से उतने ही विचारवान, संवेदनशील तथा उदारमना हैं। आप स्पष्टवादी, सत्य के समर्थक, सहज सरल, कर्तव्यनिष्ठ, बौद्धिक संपन्न होने के साथ संवेदनशील यथार्थ के उद्घाटन में ईमानदार तथा मानवतावादी हैं। आप साहित्य साधक के साथ ही गंभीर शोधकर्ता हैं। आपने अपने लेखन को तप, साधना, तपस्या और तेज का तंतु बनाया है। आपकी रचनाओं में आईने जैसी चमक, पारदर्शिता और भव्यता दर्ज हुए हैं। आपके साहित्यिक तथा तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सिलीगुड़ी से प्रकाशित पूर्वोत्तर की एकमात्र वैचारिक पत्रिका आपका तीस्ता हिमालय, द सन एक्सप्रेस एवं उत्तरबंग हिंदी ग्रंथकार की ओर से आपका तीस्ता हिमालय साहित्य सृजन सम्मान 2025 प्रदान कर हम गौरवान्वित हैं। हम आपके सुदीर्घ, स्वस्थ, सुखी, सृजनशील, सक्रिय जीवन की सदा कामना करते हैं। रंजू सिंह, प्रकाशक आपका तीस्ता हिमालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, संपादक आपका तीस्ता हिमालय, प्रद्या 16 नवंबर 2025। बहुत बहुत आदरणीय मंच, शिक्षा जगत से आए हुए सभी विद्वानजन, उपस्थित श्रोतागण, आप सबकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं तीस्ता हिमालय परिवार के अपने संरक्षक बड़े भाई डॉक्टर आरपी सिंह और समस्त तीस्ता हिमालय परिवार किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं, वो शब्द मुझे नहीं मिल रहे, पर लेकिन फिर भी मैं आप सभी का बहुत बहुत अपने हृदय तल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए सम्मान और गौरव का विषय है कि आपकी संस्था ने मुझे इस लायक समझा और अब मेरे को और जिम्मेवारी से लिखना होगा और बेहतर तरीके से सृजन करना होगा। इस बात का आभास है मुझे। और आरपी सिंह सर के बारे में मैं उनसे मिलने से पहले ही उनकी सृजनात्मकता, उनकी जीवटता से परिचित हो चुका था। जैसा आदित्य ने बताया कि किसी भी संस्था को 17 साल चलाना और एक पत्रकार को 17 साल लगातार निष्पक्ष रूप से चलाते रहना अपने आप में एक मैं कहता हूँ कि यज्ञ जैसा ही है कि वो आपके समर्पण, आपकी जीवटता का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके इस समर्पण को देखते हुए मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरे को जो आज सम्मान राशि मिली है, मैं ससम्मान आपके इसी लक्ष्य के हेतु मैं मतलब देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। एक बात और कि जो जैसा सब लोगों ने बातचीत में रखा, आज हम एक बड़े ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। विषम इसलिए कि तकनीक हमारी सृजन क्षमताओं पर अधिकार करती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, कोई एग्जाम्पल दे रहे थे और कल भी मेरी अपने एक मित्र से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि आजकल क्या करते हैं। बोले कि मेरी एक नई हॉबी हुई है कि मैं रील देखता हूँ। लगभग दिन में 1 से 1.5 घंटे मैं रील पर टाइम देता हूँ। मुझे सब चीज़ों की जानकारी हो रही है। तो दरअसल ये एक चीज़ इंडिकेट करती है कि टेक्नोलॉजी आज वैल्यू न्यूट्रल नहीं बची है। जो पहले बोलते थे कि भाई तकनीक आपके ऊपर निर्भर करेगा
कि आप कैसे उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, लेकिन वो स्थिति आज है नहीं। टेक्नोलॉजी वैल्यू न्यूट्रल नहीं बची। रादर आप देखेंगे तो तकनीक हमारी अस्मिता को, हमारी आइडेंटिटी को, सोसाइटी की स्ट्रक्चर को डिजिटली क्यूरेट करने की क्षमता हासिल कर चुकी है। इसलिए इस विषय पे हम लोगों को सजग होना, इसके बारे में बातचीत करना, कविता करना, इस पर निबंध लिखना आवश्यक हो चुका है। लेखक वर्ग वो देख पाता है, कविताएं या कवि वो देख पाते हैं जो आम साइंटिस्ट नहीं देख पाता है। और जो एक इथिकल यूज़ ऑफ AI होना चाहिए, उसके लिए आवश्यक है कि हम तकनीक के इस पक्ष से भी परिचित हों और उस पर भी बातचीत करें। इन बातों के साथ एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं अब अगले वक्ता के रूप में विनय पटेल भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आए अपनी बात रखें। बिल्कुल संक्षेप में धन्यवाद आदित्य भाई। सबसे पहले तो आदरणीय सुनील शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। आज आपका किस्सा हिमालय साहित्य सृजन सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। एक सिलीगुड़ी शहर के साथ लंबे समय से जुड़े होने के कारण ये मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है कि हम आज आपको सम्मानित कर रहे हैं। आदित्य भाई ने मुझे आपकी गज़लों पर बात करने का, अपनी बात रखने का मौका दिया है और दायित्व है। तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूँगा कि गज़ल की बात आते ही जो हमारे दिमाग में एक आम सी धारणा सबसे पहले आती है कि गज़ल का संबंध, गज़ल की बात आते ही एक रोमांटिक टाइप की कविताएं या रोमांटिक टाइप के बातें होंगी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सुनील कुमार शर्मा जी के गज़लों में ये चीज़ नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा समाज से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो गुर्बत है, गरीबी है, विसंगतियाँ हैं, वो हमें कई गज़लों में इनको देखने को मिलती है। मैं पूरी गज़लें तो नहीं पढ़ूँगा, लेकिन कुछ शेर हैं उसमें, उन पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जब महफिल में अच्छे शेरों पर भी दाग नहीं आती, शर्मा जैसा शायर भी अंदाज बदलने लगता है। तो ये बात तो कहने के लिए जिस बेबाकी और साहस की ज़रूरत होती है, वो आपकी कविता, आपकी गज़लों में दिखती है। एक बिंब मुझे, मतलब क्या कहूँ कि दिल को छू गया। देखी दुनियादारी भी सबका रंग बदलते देखा, जिसने जैसा सांचा पाया उसको वैसा ढलते देखा। सिग्नल पर कर्तव्य देखे गुब्बारों की बिक्री भी, छोटी छोटी उन आँखों में सारा जहां मचलते देखा। ये बिंब जो खड़ा होता है हमारे सामने इस गज़ल के माध्यम से, सिग्नल पर कर्तव्य देखे गुब्बारों की बिक्री भी, मतलब एक क्षण के लिए मैं बंद कर यहाँ पर रह गया। और अगर इश्क मोहब्बत या रोमांटिकता से जुड़ी हुई किसी पंक्ति की बात करनी होगी तो मैं इस पंक्ति पर ज़रूर जाऊंगा। किसने बोला इश्क मोहब्बत तय होते हैं ऊपर से, दिल देकर दिल लेना आखिर ये भी तो एक सौदा है। ये मोहब्बत को देखने का भी एक नया नज़रिया है कि दिल देकर दिल लेना भी एक सौदा ज़रूर है। और जहाँ से बात सुमन जी ने शुरू की थी, बोलने वाला था सच तो धमकियाँ मिलने लगी, झूठ कहते ही खनकती थैलियाँ मिलने लगी। तो बहुत ज़्यादा अपने वक्तव्य को मैं विस्तार नहीं दूंगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ, इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद विनय भैया। एक अच्छी बात है कि लोग बिल्कुल समय से खत्म कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मृत्युंजय श्रीवास्तव सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आए अपनी बात रखें। इसके बाद एक ग्रुप फोटो होगा और हम लोग सुनील जी को विदा कर देंगे और अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। हम आदमी को इससे पहचानते हैं कि आदमी अपनी जिंदगी में चुनाव क्या करता है, क्या चयन करता है। हिमालय ने चुनाव किया सुनील शर्मा का। इस चयन से इस पत्रिका की पहचान, और अगर यही कसौटी हम सुनील शर्मा के लिए रखें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या चुनाव किया, तो बात बन गई। सुनील शर्मा बहुत कुछ चुन सकते थे, जैसा कि आदित्य ने बताया कि बहुत प्रतिभाशाली हैं, अधिकारी हैं, यहाँ नौकरी छोड़ी, वहाँ नौकरी नहीं की और आखिरी यहाँ। लेकिन उन्होंने जो चुनाव किया वो कविता का चुनाव किया, और ये कविता का चयन उनका व्यक्तित्व। कविता वो है जो हमें याद में ले जाती है। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया था कि कैसे हम याद में जाते हैं गांव में, तो हम कविता के माध्यम से एक याद में जाते हैं। लेकिन ये जो समय है वो याद से बाहर होने का समय, एक तरह से डी लर्निंग का समय है। हम जितना कुछ सीख के आए हैं उस सब को छोड़ने का समय है। हमसे कहा जा रहा है कि तुम उसे छोड़ दो। ऐसे समय में जब कोई कविता लिखता है तो वो ये जिद ठानता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और इसके लिए सुनील शर्मा बधाई के पात्र हैं कि वो जिद पे हैं कि हम। उन्होंने एक कवि क्या चुन रहा है, इनकी कविता में बेटा से लेकर इनकी बेटी तक है जो कहीं विदेश में है, लेकिन कैसे वो बेटा जो इनके ऑफिस में है और बेटी जो कहीं विदेश में है, पूरी उसकी एक श्रृंखला। इन्होंने गजल लिखना शुरू किया। गजल का चुनाव सबसे कठिन है, क्योंकि इतना मीटर और 2 पंक्ति में सारी जहान कह देना ये मामूली बात नहीं है। तो चयन है ये सुनील शर्मा का, और ये बताता है कि जो काम करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं और बखूबी करना चाहते हैं। अब ये कहानी लिखने की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन में हमारे पास कहानियाँ आएंगी, कहानी संग्रह होंगे। तो ये जो जिद है एक लेखक का, वो बिल्कुल सुनील शर्मा को सैल्यूट देने जैसा है। और हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं सुनील शर्मा को कि वो कोई ऑफिसर है। हम बिल्कुल याद नहीं रखना चाहते। हिंदी में ऐसे बहुत लेखक हुए हैं, बहुत कवि हुए हैं, जिनको हम याद करते हुए पहले याद करते हैं कि वो अधिकारी थे। लेकिन एक लेखक हिंदी में ऐसा जरूर हुआ है कि हम उसकी कृति को याद करते हैं तो हमें चैन में कभी ये बात नहीं आती कि वो अधिकारी था। वो है श्रीलाल शौक। राज दरबारी पर जब हम बात करते तो हमें कभी नहीं याद आता कि राज दरबारी का लेखक एक अधिकारी था। और हम कामना करते हैं कि वो सुनील शर्मा उस ऊंचाई को छुएंगे जहां हमें याद नहीं रहेगा कि वो अधिकारी हैं, और हम उन्हें सर नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद सर। एक मैं अब हमारे विशिष्ट सीवी कार्की सर से अनुरोध करता हूँ। नमस्कार। आपका निष्ठा हिमालय साहित्य सृजन सम्मान 2025 में आज हामीले डाक्टर सुनील शर्मालाई सम्मान गऱ्यौँ र म मेरो तर्फबाट र टिस्टा हिमालयको तर्फबाट उहाँलाई सम्मान जनाउन चाहन्छु। सुनील शर्मा जी को इस बार हमने सम्मान करने के एक अवसर में ना, इसमें मैं बेहद खुश हूँ। और इनके बारे में, उनका किताब के बारे में
दो चार बुद्धिजीवी से मेरा भी चर्चा हुई थी और सचमुच में आज उनके सामने मैं खड़ा हूँ और उनके साथ में मुझे मिलने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इस तरह और संपूर्ण दर्शक के तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज हम गैदरिंग में बहुत कम है, लेकिन विचार में हम ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लेखक है, जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हमारे पास आए, यही है कि समाज का दर्पण, इन्हीं के रास्ते पर हम जाते हैं, क्योंकि इन्हीं लोग हमको, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे गांव को नेतृत्व देता है। इसलिए एक ये होता है कि एक संवाद हम लेके हम अपने अपने जगह पे जाएंगे तो ये अच्छा होगा। और आज बहुत कम समय है, बोलने का इरादा तो लेके आया था, लेकिन कम समय आने के बाद मैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी को एक बार फिर स्वागत और आज के सम्मान प्राप्ति के इस अवसर पर धन्यवाद देते हुए मैं मेरा ये जो वक्तव्य है यही विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में डॉक्टर अजय सौ सर बैठे हुए हैं। बहुत दिन बाद आज इनसे मुलाकात हुई, इनको देखा भी गया। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और अपनी बात रखें, संक्षेप में रखेंगे बात को। सबसे पहले मंच पर विराजमान आज सम्मानित साहित्यकार, गजलकार, कवि सुनील कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और बधाई इस बात के लिए कि जैसा कि संचालक महोदय ने बहुत बारीकी से एक बात रखी कि हम ट्रेन ऊपर से देखते हैं और आप हैं कि ट्रेन को ऊपर करके देखते हैं। हद अनहद में उन्होंने जो मार्के की बात रखी है, जिनसे उनकी एक पहचान बननी चाहिए हमारे बीच। और यदि लेखकों से पूछा जाता है कि तुम क्यों लिखते हो, मैं अपने श्रोता साथियों से कहूंगा कि तुम क्यों सुनते हो। यदि सुनना है तो क्या सुनना है। वे कहते हैं कि जवाब यदि अप्रिय है तो ऐसे सवाल क्यों जन्म लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और यह भी कहते हैं कि हर कोई आज घबराया हुआ है किसी की आंखों में देखकर कि पता नहीं क्या सवाल करेंगे। दूसरी तरफ कुर्सी तंत्र की बात करते हैं, कुर्सी सिद्धांत कहते हैं तुम भी चिपक जाओ, बैठ जाओ। और बहुत बड़ी बात कि कहते हैं कि कुर्सी महाभारत करवाती है। मैंने आज तक नहीं सुना कि रामायण करवाती है, लेकिन इनकी कविताओं को पढ़ते हुए महसूस हुआ कि कुर्सी रामायण की शक्ल में, ध्यान दें आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, कुर्सी रामायण की शक्ल में महाभारत करवा रही है। क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? स्त्री और पुरुष इनकी नजरों से अलग नहीं है। एक कविता है स्त्री पर, जिसमें वे मानते हैं कि स्त्रियां सब कुछ अनकहा छोड़ देती है अपने दायित्व के निर्वाह में। एक तरफ है। दूसरी तरफ पुरुष को लेकर बात करते हैं कि पुरुष कहता है मैं काटा हूं, तुम कह दो कि गुलाब नहीं। अब यहां दो दृष्टि है। मैं समझता हूं कि सारी रचनाओं में यहां दो जगहों पर कहीं न कहीं बहुत पुराने पड़ जाते हैं। ना तो आज स्त्रियां सिर्फ सह रही हैं और ना ही पुरुषों के कारण भी वह सुरक्षित है। इसलिए यदि हद अनहद कविता को पढ़े तो जहां तक मैंने समझा, यदि इसके अलग कोई व्यंजना मिल रही है तो अवश्य उस तरफ ध्यान दें। रही बात जब आज के समय में आते हैं, गूगल भाई से पूछते हैं सबसे बड़ा सवाल
कि इंसान कहाँ है, गूगल सब कुछ जवाब दे देता है। अब ये इंसान कहाँ है, कहाँ खोजे, यह सवाल बिना जवाब के कविता में रह जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे गूगल या तकनीकी जीवनचर्या में डूब चुके हम सब के सामने यह सवाल है कि हम भी इंसान को खोजें। समय कम है। एक तरह से देखा जाए तो हमने इस सत्र का बिल्कुल सटीक समय में समापन कर दिया और अब हमारे मुख्य अतिथि थोड़ा जल्दी में थे, वो निकल गए, लेकिन हमारी अध्यक्षा अभी बैठी है। मैं अपनी अध्यक्षा से अनुरोध करूंगा कि वो आए और पुरस्कार समारोह में तो आशीर्वचन ही दिया जाता है, तो आए और अपना आशीर्वचन दें। मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति, मेरे मित्र, मुझसे बहुत उम्र में छोटे किंतु अनुभव में बड़े तिष्ठा हिमालय परिवार, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर सीवी कार्की, डॉक्टर रामाश्रय सिंह, सिलीगुड़ी शहर के साहित्य प्रेमी, व्यवसायी, कुछ बच्चों को मैं देख पा रही हूँ ऊपर से उपस्थित। मैं सभी को अपने विनम्र प्रणाम निवेदित करती हूँ। डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा को मैंने पहली बार ही आज उनकी कुछ कविताएं यहाँ दर्ज हैं, यहाँ पढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ, रेलवे में बड़े अधिकारी, यूपीएससी और तमाम तरह की तकनीकी शाखाओं से जो जीवन गुजरा हो, ये सही बात है कि उस जीवन से बहुत संवेदनशीलता की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी यात्रा को सचमुच, जैसा कि पहले भी कुछ विद्वानों ने रेखांकित किया, दो ध्रुवों पर जिए। एक भीतरी तरफ जो कविताओं को स्पर्श करता है और एक बाहरी तरफ जो तकनीक को स्पर्श करता है। मुझसे आशीर्वचन मांगा गया है और यह आशीर्वचन डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा के लिए इस रूप में निकलेगा कि ईश्वर उनकी अंतर यात्रा और बहिर यात्रा दोनों को सुगम और सफल बनाए। धन्यवाद। जैसा कि ये सत्र समाप्त हो गया है और अब इसके बाद दूसरा सत्र काव्य पाठ का है, जो कि भोजन के बाद